शिक्षा और मूल्य शिक्षा का संबंध और मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा और मूल्य शिक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है और एक दूसरे की पूरक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक, शारीरिक और व्यावसायिक विकास से होता है, जबकि मूल्य शिक्षा नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देती है। शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जबकि मूल्य शिक्षा उस ज्ञान के सही उपयोग का मार्गदर्शन करता है। मूल्य शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास शिक्षा तो है लेकिन मूल्य नहीं है, तो वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल कर सकता है। मूल्य शिक्षा व्यक्ति में ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता, सम्मान, करुणा और जिम्मेदारी जैसी गुणों का विकास करती है, जो चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। अब उसके बाद मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? नैतिक विकास के लिए यह सही और गलत में अंतर करना सिखाती है और मजबूत चरित्र का निर्माण करती है। सामाजिक समरसता, यह आपसी सम्मान, सहयोग और शांति को बढ़ावा देती है। जिम्मेदार नागरिकता, यह व्यक्ति को अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती है। व्यक्तित्व विकास, यह आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक सोच को विकसित करती है। राष्ट्र निर्माण, मूल्य आधारित शिक्षा ईमानदार और अनुशासित नागरिक तैयार करती है। इसलिए शिक्षा के साथ मूल्य शिक्षा समावेश आवश्यक है, जिससे व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्रता के जो है क्या सिद्धांत हैं? तो लोकतंत्र के क्या सिद्धांत हैं? लोकतंत्र के जो सिद्धांत है ना वो इस प्रकार से हैं। देखो, लोकतंत्र के सिद्धांत जो है, एक तो है कानून का शासन, कानून के सामने सभी समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जनसत्ता, लोक संप्रभुता, सत्ता जनता के हाथों में होती है और सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होता है। समानता, सभी नागरिक जाति, धर्म, लिंग या स्थिति के बिना समान अधिकार रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? स्वतंत्रता और अधिकार, नागरिकों को बोलने, सोचने और विश्वास करने की स्वतंत्रता होती है। बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, बहुमत से निर्णय होते हैं लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और पारदर्शी तरीके से काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है यहाँ पे, वैल्यू अंडरलाइंग इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के मूल मूल्य। भारतीय संस्कृति के मूल मूल्य जो है वो इस प्रकार से हैं। विविधता में एकता, भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद भारत में जो है वो एकता है और एकता में विश्वास करता है। बड़ों का सम्मान, बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान का सम्मान किया जाता है। सहिष्णुता और सद्भाव, भारतीय संस्कृति विभिन्न विचारों और धर्मों को अपनाने की सीख देती है। आध्यात्मिकता, सत्य, अहिंसा और आत्म संयम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। परिवार व्यवस्था, मजबूत पारिवारिक संबंध और संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्व दिया जाता है। नारी सम्मान, महिलाओं को परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भवो की भावना भारतीय संस्कृति की पहचान है। नैतिक मूल्य, ईमानदारी, कर्तव्य, करुणा और जिम्मेदारियों पर बल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का अर्थ ये होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझौता ना करे, और इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच में संतुलन बनाया रखा जाता है। बच्चों में मूल्यों के विकास के तरीके और साधन क्या है? सबसे पहले तो पारिवारिक वातावरण, माता पिता को ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन और मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। आदर्श व्यक्ति, शिक्षक, माता पिता और समाज के नेता बच्चों के लिए अच्छे आदर्श बने। सामाजिक सहभागिता, समूह गतिविधियों के माध्यम से सहयोग साझा करना और सहानुभूति सिखाना। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता, पानी बचाना, कचरा कम करना और प्रकृति की रक्षा सिखाना। नैतिक व सांस्कृतिक कहानियाँ और जीवनियाँ चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। अनुशासन और जिम्मेदारी, बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर आत्म अनुशासन और नैतिकता विकसित करना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है, व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के स्थायी विशिष्ट तरीकों को कहते हैं। व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं हैं अद्वितीयता,
प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। सुसंगतता, विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार अपेक्षाकृत समान रहता है। गतिशीलता, अनुभव और वातावरण से व्यक्तित्व में परिवर्तन हो सकता है। एकीकृत स्वरूप, गुण, आदतें, दृष्टिकोण और मूल्य मिलकर व्यक्तित्व बनाते हैं। सामाजिक प्रकृति, समाज और सामाजिक संपर्क से व्यक्तित्व विकास होता है। और शारीरिक व मानसिक आधार जैविक और मानसिक दोनों कारकों से प्रभावित होता है। उसके बाद व्यक्तित्व विकारों के प्रभाव। अब व्यक्तित्व विकार जो है वो क्या होते हैं? व्यक्तित्व विकार व्यवहार और अनुभव के ऐसे स्थायी ढांचे होते हैं जो क्या होते हैं? सामाजिक अपेक्षाओं से थोड़े अलग होते हैं, भिन्न होते हैं और जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। पैरानोइड व्यक्तित्व विकार, दूसरों पर अत्यधिक संदेह। सिक्सॉइड व्यक्तित्व विकार, सामाजिक दूरी और भावनात्मक अभाव। एंटी सोशल व्यक्तित्व विकार, नियमों की अवहेलना और सहानुभूति की कमी। बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व विकार, भावनात्मक अस्थिरता और आवेगशीलता। हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार, अत्यधिक भावनात्मक और ध्यान चाहना। नार्सिस्टिक व्यक्तित्व विकार, आत्ममुग्धता और प्रशंसा की तीव्र इच्छा। अवॉइडेंट व्यक्तित्व विकार, सामाजिक डर और हीन भावना। डिपेंडेंट व्यक्तित्व विकार, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता। ऑब्सेसिव कॉम्प्लेसिव व्यक्तित्व विकार, पूर्णता, अनुशासन और नियंत्रण की अधिकता। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है क्वेश्चन? सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या होता है? परिवार और सहकर्मी मतलब इसमें क्या भूमिका निभाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिकरण की। तो ये सामाजिकरण जो है इसका क्या मतलब होता है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में रहने के लिए आवश्यक मूल्य, मान्यताएं, नियम, व्यवहार और कौशल सीखता है। इसी प्रक्रिया से व्यक्ति समाज का सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बनता है। सामाजिकरण जो है वो जन्म से शुरू होकर जीवन भर जो है वो चलता रहता है। समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? परिवार समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी होती है क्योंकि बच्चे का पहला जो संपर्क है वो परिवार से ही होता है। परिवार की मुख्य भूमिकाएं क्या होती हैं? मूल्यों और संस्कारों का विकास, जैसे ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान। भाषा और व्यवहार का ज्ञान, बच्चा बोलना, शिष्टाचार और व्यवहार परिवार से ही सीखता है। भावनात्मक सुरक्षा, प्रेम, स्नेह और सुरक्षा से आत्मविश्वास विकसित होता है। लैंगिक भूमिकाओं की समझ, लड़का लड़की से जुड़ी सामाजिक अपेक्षाएं सीखता है। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण, सही गलत का भेद, नियमों का पालन सिखाया जाता है। समाजीकरण में सहकर्मी समूह मतलब पीयर ग्रुप की क्या भूमिका होती है? सहकर्मी समूह वे लोग होते हैं जो उम्र, रुचि या फिर स्थिति में समान होते हैं। जैसे मित्र, सहपाठी। सहकर्मी समूह की क्या भूमिकाएं होती है? स्वतंत्र सोच का विकास, बच्चा परिवार से अलग होकर अपने विचार बनाना सीखता है। सामाजिक कौशल, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व और टीम वर्क। पहचान का निर्माण, व्यक्ति अपनी पहचान और आत्म सम्मान विकसित करता है। नए व्यवहारों का सीखना, फैशन, भाषा, रुचियां और आधुनिक प्रवृत्तियां। समाज में समायोजन, विभिन्न लोगों के साथ तालमेल बिठाना सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार नींव रखता है जबकि सहकर्मी समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। दोनों मिलकर व्यक्ति को समाज का योग्य सदस्य बनाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है मूल्य विकास। वैल्यू डेवलपमेंट में माता पिता की भूमिका कैसे होती है वो बताना है। तो माता पिता बच्चे के जीवन के पहले और सबसे प्रभावशाली शिक्षक होते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में मूल्यों का विकास मुख्यतः माता पिता के माध्यम से होता है। माता पिता की प्रमुख भूमिकाएं क्या होती हैं? नैतिक मूल्यों का विकास करना, माता पिता बच्चे में ईमानदारी, सच्चाई, करुणा, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। आदर्श प्रस्तुत करना, रोल मॉडल, बच्चे माता पिता के व्यवहार की नकल करते हैं। माता पिता का आचरण बच्चों के लिए उदाहरण बनता है। अनुशासन की शिक्षा, समय पालन, नियमों का पालन और आत्म नियंत्रण माता पिता द्वारा सिखाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? भावनात्मक सहयोग, प्रेम, स्नेह और सुरक्षा से बच्चे में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित होती है। सामाजिक मूल्यों की समझ, सहयोग, सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्व और दूसरे के प्रति सम्मान माता पिता सिखाते हैं। सही गलत का ज्ञान, माता पिता बच्चे को अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर करना सिखाते हैं। माता पिता की भूमिका मूल्य विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके मार्गदर्शन, व्यवहार और संस्कारों से ही बच्चे में अच्छे मूल्य विकसित होते हैं जो उसे एक सुसंस्कृत जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि होम द फर्स्ट लर्निंग प्लेस, घर पहला सीखने का स्थान। घर बच्चे का पहला विद्यालय होता है जहां वह जीवन की प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करता है। बच्चे का जन्म घर में होता है और यहीं से उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। घर में बच्चा सबसे पहले भाषा, व्यवहार, संस्कार, आदतें और मूल्य सीखता है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। उनके व्यवहार, बोलचाल और कार्यों का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। घर में ही बच्चे में नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी विकसित होती है। साथ ही बच्चे को सही गलत का ज्ञान, सामाजिक नियमों की समझ और आत्म नियंत्रण की एक शिक्षा मिलती है। घर का वातावरण यदि प्रेमपूर्ण और अनुशासित हो तो बच्चे का भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। इसमें बच्चे में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित होती है। घर बच्चे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सीखने का स्थान होता है। यहीं रखी गई नींव जो है वो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? मीडिया। मीडिया क्या होता है? मीडिया के नकारात्मक प्रभाव जो है वो बताना है।
तो मीडिया वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से सूचना, समाचार, विचार और मनोरंजन आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पत्रिकाएं आदि। मीडिया समाज को जानकारी देने, जागरूकता फैलाने और विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? गलत जानकारी का प्रसार। कई बार मीडिया अधूरी या फिर गलत खबरें फैलाता है, जिससे भ्रम और अफवाह फैलती है। हिंसा और अपराध को बढ़ावा। फिल्मों, धारावाहिकों और समाचारों में अधिक हिंसा दिखाने से बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नैतिक मूल्यों में गिरावट। नैतिक मूल्यों में गिरावट। अश्लीलता और अनुचित सामग्री से सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर बुरा असर पड़ता है। समय की बर्बादी। टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग से पढ़ाई और काम में बाधा होती है। और मानसिक तनाव और लत। सोशल मीडिया की लत, तुलना और नकारात्मक खबरें तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकती हैं। संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव। विदेशी संस्कृति के नकल से स्थानीय संस्कृति और परंपराएं प्रभावित होती हैं। मीडिया समाज का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इसके अत्यधिक और गलत उपयोग से जो है क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए मीडिया का संतुलित और समझदारीपूर्ण उपयोग करना ही आवश्यक होता है।